अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नेम है आपका एसे राइटिंग। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है एसे हैज़ डैश पार्ट्स। ठीक है, अब इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके। एसे राइटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी ये एमसीक्यूज़ आपके हैंड आउट्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी आपके एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं, इवन कॉमन भी कोई एमसीक्यूज़ हैं तो वो भी यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इंशाल्लाह इनकी प्रिपरेशन से आपके क्विज़ भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके फाइनल टर्म में भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो एसे के हमारे फर्स्ट एमसीक्यू है एसे हैज़ डैश पार्ट्स। एसे के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट में मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से पार्ट हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एन एसे। अब इनमें से कौन सा जो है वो एसे का पार्ट नहीं है? ओपिनियंस जो है वो एसे का पार्ट नहीं है। तो इट मीन्स के एसे के जो 3 पार्ट्स ऊपर हमने कहा है कि एसे के 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। मे बी ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाए या एमसीक्यू किसी भी तरह से आपको आ सकता है। और एक चीज़ कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर ज़रूर लिया कीजिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स आप लोगों ने ज़रूर लेने हैं। जितना आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये वीडियोस और ज़्यादा आपको अच्छे से हेल्प करेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, एन इंट्रोडक्शन हैज़ डैश पर्पसेस। अब जो इंट्रोडक्शन है उसके कितने पर्पसेस होते हैं? 4 पर्पसेस होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब वो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास के पर्पसेस कौन कौन से हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं? इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द एसे, give a general background of the topic, specify the plan of the essay, arouse the reader's interest in the topic। ये तमाम पर्पसेस हैं किसके? इंट्रोडक्शन के। आपने अच्छे से याद रखना है। हो सकता है कि वो आपको ये पूछ लें इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, तो फिर उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो कोई रॉन्ग दिया जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ से ये सारे पर्पस देख के पूछ लिया जाए कि इनमें से इंट्रोडक्शन का पर्पस कौन सा है, तो फिर आपने ऑल पे टिक करना होगा। ठीक है, किसी भी तरह से एमसीक्यूज आपको आ सकता है, समझ के प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैज़ पार्ट्स। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। इनको आपने मिक्स नहीं करना, सबको अलग अलग याद रखना है किसके कौन से कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब हम देख लेते हैं इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। 2 होते हैं। कौन कौन से? जनरल स्टेटमेंट, बैकग्राउंड, थीसिस। तो जो राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी है, यानी कि जनरल स्टेटमेंट और थीसिस ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के। मैं अगेन बता रही हूँ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? जनरल स्टेटमेंट है और थीसिस है। तो इसका राइट ऑप्शन बोथ ए एंड सी होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इवन इंडिकेट द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of the essay such as chronological order, order of importance, comparison and contrast, और cause and effect। ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू लगी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसे एज इट इज स्टेटमेंट को याद रखिएगा, किसी भी तरह से आपको मे बी इसमें से एमसीक्यूज आ जाए। ठीक है, यानी कि जो ये किसको है? मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इंडिकेट करता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इवन इंडिकेट द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें फिर कौन कौन से वो मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस आता है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है, और काज एंड इफेक्ट है। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, थीसिस स्टेटमेंट इज यूजली स्टेटेड इन द डैश सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका एक और है थीसिस स्टेटमेंट, वो हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है? लास्ट में। किसके? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट में। ये इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देती हूँ ताकि ये आपको माइंड में रहे। ठीक है, इसको आपने करना है कि ये पूछा जा सकता है कि जो थीसिस स्टेटमेंट है वो
किसके लास्ट में पाया जाता है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के, या ये भी पूछ सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट में पाया जाता है, स्टार्ट में, मिडल में, कहाँ, तो ये लास्ट इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? States the main topic, list the subdivision of the topic, may indicate method of organization of essay usually stated in the last sentence of the introductory paragraph। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये तमाम स्टेटमेंट, ये तमाम जो पार्ट्स हैं ये किस में आते हैं? थीसिस स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जैसे मैंने दिया है एज इट इज़ ही आपको आएगा, इसीलिए कह रही हूँ आप लोग शॉर्ट लेक्चर ज़रूर लीजिए, जितना हो सके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये वीडियोस भी प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपके फाइनल में आपको हेल्प हो जाएगी इनसे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से अब हम ये ऊपर हमने देखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस जो भी हमने देखी हैं ऊपर। अब यहाँ से ये चीज़ आपके जो प्रैक्टिस है, हैंड आउट्स में प्रैक्टिस दी हुई है, वहाँ से मैंने ये सेम यही चीज़ लिखी है, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इस तरह से भी आपका एमसीक्यू आ सकता है पेपर में। अब ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, बिगनिंग फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड कंटिन्यूइंग थ्रू द period immediately after independence, the status of women in Pakistan has changed remarkably। अब ये छोटी सी स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे पूछा गया है which method of organization does each one indicates। ठीक है, कि इस पे जो स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिकेट हो रहा है। तो अभी मैंने ऊपर देखा था हम लोगों ने कि मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेथड आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, कंट्रास्ट एंड वो कंपैरिजन था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को समझिए। अब एक चीज़ सॉरी मैं आपको बता दूं कि क्रोनोलॉजिकल क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम जो है ना, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग बात की जाती है, टाइम रिक्वायर होता है, टाइम के बारे में आप कह सकते हैं कि डिस्कस किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी वक्त के बारे में बताया जा रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है, इसमें हमारे पास कंपैरिजन में सिमिलैरिटी बताई जाती है और जो कंट्रास्ट है इसमें हमारे पास डिफरेंस बताया जाता है। ये चीज़ आपने लाजमी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तभी आप इस टाइप की स्टेटमेंट का कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इसी चीज़ से ही आपको ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है कि किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो जब टाइम की बात होगी तो फिर कौन सी मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंडिकेट करेगा? क्रोनोलॉजिकल। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बुक से प्रैक्टिस आप लोग लाजमी करें इसी टाइप के, ताकि आपको कोई भी इस तरह का एमसीक्यू आता है तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। इसमें भी देखिए इसी तरह की ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम यही चीज़ पूछी गई है कि कौन से जो इस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इस तरह की एमसीक्यूज आ सकते हैं और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरह की चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश्ड नॉट ओनली बिकॉज इट डिप्राइव्स अ ह्यूमन बीइंग ऑफ लाइफ बट ऑल्सो बिकॉज इट डज नॉट क्राइम। अब यहाँ पे ये भी जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो आपका एमसीक्यू है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैंने लिया है, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या है कि आपको इस तरह की कोई भी छोटी सी स्टेटमेंट देके वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं इसमें से टॉपिक कौन सा है। यानी कि जिस तरह अब देखिए यहाँ पे है कैपिटल पनिशमेंट, तो यहाँ पे ये आपका क्या है? टॉपिक। टॉपिक क्या बना है इसमें? कैपिटल पनिशमेंट। और अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो डिप्राइव्स अ ह्यूमन बीइंग ऑफ लाइफ और डज नॉट स्टॉप क्राइम, ये क्या है? इसके सब टॉपिक हैं। अब ये चीज़ आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर से अच्छे से समझनी है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को मतलब समझ के पिक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक है और कौन सी इसमें हमारे पास सब टॉपिक आता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस से यहाँ पे मैंने राइट किया है आपके लिए। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है और आपको आनी भी चाहिए कि आपने बहुत, ताकि अगर आपको एमसीक्यूज आता है तो आप उसको चूज़ कर सकें। हो सकता है कि वो आपको इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे के और वो पूछ लें कैपिटल पनिशमेंट ये क्या है? टॉपिक है या सब टॉपिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है। इसी तरीके से सब टॉपिक का कुछ दे के पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक है या सब टॉपिक है, तो ये चीज़ चूज़ करनी यानी कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो वर्ड्स हैं सब टॉपिक के
वो कौन से, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो दो वर्ड्स हैं ना, ये टॉपिक को, सब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बट ऑल्सो ये क्या है, ये सब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसके ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी गिवन है, उसको लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, द डैश पैराग्राफ इज द फाइनल पैराग्राफ एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे। अब पैराग्राफ अभी हमने देखा था, हमारे पास मेन बॉडी था और इसी तरह हमारे पास वो टॉपिक था जो, सॉरी, ऊपर जो हम लोगों ने देखा था, उसमें लास्ट हमारे पास क्या है, पैराग्राफ का कंक्लूजन। ठीक है, यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या है, ये पैराग्राफ का लास्ट टॉपिक है एसे का। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ, अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, ठीक है, री स्टेटमेंट ऑफ योर थीसिस स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स, योर फाइनल कमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ योर एसे। कंक्लूजन यानी आपको पता है ना, आप सारी समरी का जितना भी आपके पास कोई एसे गिवन होता है तो आप उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये आपका लास्ट पार्ट होता है और उसके अंदर ये चीज़ आपके पास इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल, यानी कि ये तमाम इसमें शामिल होते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर आप लोग, सॉरी, हैंड आउट्स अगर आप लोग इसमें से इसका जो लेक्चर है वो अगर नहीं भी रीड करते तो इट्स ओके, क्योंकि जो कुछ भी आपके इसमें एमसीक्यूज बन रहे थे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, बट मैं अगेन कह रही हूँ कि शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग ज़रूर ले लीजिए। और पास्ट पेज से मुझे बस इसके हवाले से एक ही एमसीक्यू मिला है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे हैज़ डैश पर्पसेस, तो ये हमने ऊपर देख लिया था, इसके क्या है, 4 पर्पसेस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।